वादा किए थे कि हम विकास देंगे और विकास की जगह उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया, दबदबा दिया, विकास नहीं दिया। ऐसा दबदबा दिया कि कैसरगंज की धरती दब गई। ऐसा दबदबा दिया कि नमामि गंगे के करोड़ों करोड़ रुपया चले गए, लेकिन हमारी सरयू नदी साफ नहीं हो पाई। सरयू नदी टीला बन गया। जनप्रतिनिधि के घर के पास ढेमुआ घाट का पुल बह गया, करोड़ों रुपए लग करके जो पुल बने वो बह गए। इस तरह कई सड़कें हैं, आप अगर निकले तो आपको देखने में मिलेगा सड़कों पे गड्ढे पड़ गए हैं, सड़कों पे जो पुल बने हैं वो टूट गए हैं। प्रधानमंत्री जी जिसको आज कहते हैं कि भ्रष्टाचारी है, कल उसको लाते हैं अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं और अगले दिन ही उसको टिकट भी दे देते हैं। चाहे कोलगेट घोटाले में रहे नवीन जिंदल हो, चाहे तुरंत उप मुख्यमंत्री बना दिए गए अजित पवार जी हों, चाहे पहले कांग्रेस के समय में जिनके ऊपर घोटालों का आरोप रहा ऐसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हो। एक आम आदमी जिस मंदिर में उसके उद्घाटन के दिन ना जा सका, आम तो छोड़ दीजिए, एक आदिवासी महिला जो भारत की राष्ट्रपति हैं उनको भी नहीं बुलाया गया वहाँ पर। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की राजनीति इस देश में हो रही है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के आसन तक भी पहुंच गए हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। और जो किसान है, जो गरीब है, जो राम मंदिर के आंदोलन में 2-4 व्यक्ति नहीं थे, राम मंदिर के आंदोलन में लाखों लाख व्यक्ति थे, तो उन लाखों व्यक्ति को नहीं बुला करके फिल्मी हस्तियों को बुलाया गया। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो गोमांस का सेवन करते हैं, जो शराब, मदिरा और हर तरह के नशे में लत रहते हैं। सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, ये लड़े थे कटरा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की सीट पर, विनोद कुमार शुक्ला जी। इनका भी कैसरगंज में लेकर अपना एक वोट बैंक है, लोग इनसे जुड़े हुए हैं और ये भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से कैसरगंज लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बार इन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना है और इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी से ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इनके मुद्दे होंगे, किस तरह ये जनता के बीच में जाएंगे और अगर आला कमान इन पर विश्वास जताकर इनको टिकट देता है तो इनके क्या क्या मुद्दे होंगे। सबसे पहले तो विनोद जी, आपका गोंडा पोस्ट पर स्वागत है। धन्यवाद विशाल जी। और मुझ जैसे कार्यकर्ता को आपने इतना बढ़ा चढ़ा कर बखान किया, तो उतना बढ़ा चढ़ा के बखान करने लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप के चैनल के माध्यम से मेरी बातें इस कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता तक पहुँच पाएगी। सबसे शुरुआत में सबसे पहले आपने इस बार समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, आप समाजवादी पार्टी से कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं। देखिए, मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा हूँ। राजनीतिक व्यक्ति हूँ। राजनीति समाज सेवा के लिए एक रास्ता है। मनुष्य राजनीति में आकर के और जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर अपने क्षेत्र में चुना जाता है, तो वो सरकार के द्वारा लाए गए विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में ला करके विकास करा सकता है। उसके लिए उसे जनप्रतिनिधि बनना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी के जो मार्गदर्शन है, जो उनके कार्य हैं, जो विकास की योजनाएँ रही हैं अखिलेश यादव जी के समय में, उन योजनाओं से, उनके संघर्षों से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी जॉइन किया है और समाजवादी पार्टी का एक सारथी की तरह कदम से कदम मिला करके हर लड़ाई को लड़ूंगा। दूसरी बात विनोद जी की, मान लेते हैं आला कमान अगर आपको टिकट देता है, विश्वास जताता है और कैसरगंज से आपको यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजता है, क्या क्या वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? कुछ मुद्दों को बताइएगा। देखिए, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से अगर पार्टी मुझ पे भरोसा जताती है, तो इस कैसरगंज क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है। विकास का अर्थ केवल सड़कें ही नहीं है, विकास का अर्थ मूलभूत सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ ना अच्छे अस्पताल हैं, हमारे यहाँ ना अच्छे कॉलेज हैं, यहाँ पर ना कोई इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ पर बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिले उसके कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर यहाँ के बच्चों को इसी प्रदेश में, इसी जिले में नौकरी मिले, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे यहाँ के बच्चे इलाहाबाद, लखनऊ और दूसरे दूसरे जगहों पर जाते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। किसानों को अपने जो आय है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देना पड़ता है, अपना तन पेट काट कर। अगर हमारे यहाँ विश्वविद्यालय होते, हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेज होते, मैं तो कहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद हमें बात करनी चाहिए IIT, IIM पर। हम आज एक विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक अदद कॉलेज तक नहीं है। हमारे यहाँ 10वीं की 10-10 ग्राम सभाएं मिला ले तो 10वीं की विद्यालय नहीं है।
हम शिक्षा में बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा में इस पूरे जनपद में एक जिला अस्पताल है जहाँ पिछले 10-11 महीने से एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीन काम नहीं कर रही है। आप सोचिए कि 40 लाख की आबादी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है कि किस तरह से उसकी दवाई हो, कैसे उपचार हो। गरीब जाते हैं, उनको दवाई नहीं मिलती है। हमारे यहाँ से सैकड़ों लोग प्रदेशों में काम करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे गुजरात हो। हमारे यहाँ से रिजर्वेशन नहीं मिलती है। हमारे यहाँ के युवा जब नौकरी के लिए जाते हैं तो वो खड़े होकर के जाते हैं, ट्रेनों में रिजर्वेशंस नहीं मिलती है। किस तरह जाते हैं, कैटल क्लास की तरह जाते हैं, जो एक वर्ड अंग्रेजी में लोग अब कहने लगे कैटल क्लास। तो हमारे यहाँ के लोग जो जाते हैं नौकरी करने, युवा, हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग, वो इस तरह से जाते हैं। आप सोचिए कि कोरोना के बाद में जो पैसेंजर ट्रेन गरीबों की लाइफलाइन थी, कि दवाई करने के लिए किसी को मेडिकल कॉलेज जाना था, किसी को, क्योंकि हमारे जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं है नहीं, किसी को मेडिकल कॉलेज जाना है, किसी को दूसरे बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना है। बड़े बुजुर्ग गरीब वो जा ही नहीं पा रहे, उनको कम से कम जाने में एक-एक व्यक्ति के पीछे 400-500 रुपए लग जा रहे हैं, जहाँ पर 20-25 रुपए में या 50 रुपए में लोग पहुँच जाते थे और चले आते थे। तो हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसदगण हों, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि, पूरी तरह से उदासीन हैं। इनको जनता की भलाई की कोई भी योजनाएँ ये धरातल पर नहीं ला पा रहे हैं। इनके लिए योजनाएँ वही धरातल पर लाना जिसमें इनको मोटी रकम, मोटी कमाई, मोटी कमीशन मिलती हो। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार हटाने का वादा दिया था। भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया है, सब चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। हमारे यहाँ कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर ना नौकरी है, ना यहाँ पर स्कूल है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ अस्पताल है, ना यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं। मेरी प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशंस आएँ, सरकारी इंस्टीट्यूशंस आएँ। अगर भगवान ने वो अवसर दिया और मुझे सांसद के रूप में इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, तो मैं सदन में अपने यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय लाने पर बात करूँगा। ला करके अपने, जब तक मैं जनता को नहीं दे दूँ 5 साल के अंदर अगर वो अवसर मुझे मिला, तब तक मैं अपने नींद को हराम करके रखूँगा। मुझे नींद और चैन सब अपने इस कैसरगंज की जनता के लिए, जिसमें गोंडा भी है, बहराइच भी है, उनके लिए मैं त्याग करके रखूँगा। शुक्ला जी, आपने बात की विश्वविद्यालय की, आपने बात की विकास की, लेकिन मौजूदा सांसद तो लगातार कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में व्यापक काम कराया गया है, अच्छी सड़कें बनवाई गई हैं, मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, बिजली, पानी, शौचालय, सारी चीजें, और सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाया गया है। ये तो सांसद जी से पूछिए कि आप 5 क्या काम किए हैं जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा मिले, हमारे क्षेत्र के गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री में मिले, हमारे क्षेत्र के युवाओं को नौकरी मिल पाए, हमारे क्षेत्र के युवा अपने पैरों पर खड़े हो पाए, हमारे क्षेत्र के किसानों की आय दुगनी हो पाए। वो 5 कार्य खुद गिना दें। कार्य वही हुए हैं जिनमें कमीशन बढ़िया से लिया गया है और गुणवत्ता 0 है। उन कुछ कार्यों की है सूची आपके पास, कुछ बता पाएंगे कौन से कार्य इसमें कमीशन बढ़िया लिया गया है? भाई जनप्रतिनिधि के घर के पास ढेमुआ घाट का पुल बह गया, करोड़ों रुपए लग करके जो पुल बने वो बह गए। इस तरह कई सड़कें हैं, आप अगर निकले तो आपको देखने में मिलेगा सड़कों पे गड्ढे पड़ गए हैं, सड़कों पे जो पुल बने हैं वो टूट गए हैं। तो गुणवत्ता की स्थिति क्या है, ये आप लोग पत्रकार हैं, आपके हाथ में मीडिया है, आपके हाथ में कैमरा है, आप निकले तो जरूर एक बार देखिए। तमाम आरोप आप लगा रहे हैं मौजूदा सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह पर, नाम यही है, लेकिन क्या कारण है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके बावजूद भी लगातार जनता उन्हीं को चुन रही है, उन्हीं पर विश्वास जता रही है? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट से चुनाव होते हैं और आज तक मैनेजमेंट का चुनाव रहा है। अगर पार्टी किसी स्थानीय व्यक्ति को अवसर देती है तो ये चुनाव एक अलग चुनाव होगा, इस चुनाव का परिणाम कुछ अलग होगा। पिछले कई चुनावों से बाहरी व्यक्तियों को लड़ाया गया, बाहरी ऐसी सेटिंग बनाई गई कि बाहरी व्यक्ति आए और लड़े, और बाहरी व्यक्ति को बाहरी के नाम पर वोट नहीं देते हैं यहाँ लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि ढूँढते हैं और उसके तहत एक षड्यंत्र के तहत एक सिस्टम बना करके इस चुनाव को जीता गया है अभी तक। लेकिन अगर स्थानीय प्रत्याशी आएगा तो इस चुनाव का परिणाम कुछ अलग होगा। समाजवादी पार्टी भारी मतों से ये 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, भारी मतों से कैसरगंज, गोंडा और हमारे देवीपाटन मंडल की कई सीटें जीतेंगे। नहीं, आपका क्या कहने का मतलब है कि पिछले चुनाव में जो करेली आए थे वो क्या किस षड्यंत्र के तहत आए थे? क्या आपके ये मौजूदा सांसद ही उनको लेके आए थे? क्या कहना चाहते हैं?
अब देखिए जो भी रहा हो उसमें, लेकिन कुल मिलाकर के जब स्थानीय प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आता है चुनाव में, तो लोगों के अंदर एक भरोसा आता है और वो भरोसा स्थानीय हो या एक ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र से वो चुना जाता हो, उस क्षेत्र के लिए कार्य करे, तो उस व्यक्ति पर भरोसा बनता है। और करेली यादव बहुत कम समय में आए, गठबंधन का हिस्सा थे वो, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का, बहुत कम समय में आए और एक बड़ा वोट लेकर के गए और बड़े कम अंतर से जीत हार हुई। एक इतने बड़े नेता को अगर जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, अगर जनता उनको प्रेम करती या जनता उनको चाहती। जनता ने मजबूरी में वोट दिया और बहुत सारे षड्यंत्र रहे हैं, जो षड्यंत्र समय समय पर खुल करके सामने आएंगे। लेकिन पड़ोस की ही गोंडा लोकसभा पे भी बाहरी प्रत्याशी ही आया है और आप ही की पार्टी से आया है, नाम है श्रेया वर्मा। देखिए मैंने अभी अभी कहा आपको कि प्रत्याशी बाहरी हो या यहाँ का हो, वो प्रत्याशी अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित हो। जिस चुनाव क्षेत्र से उसको चुनाव लड़ना है, उस क्षेत्र से अगर जीतता है, तो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही होनी चाहिए, विकास की जवाबदेही होनी चाहिए, जिन वादों को लेकर के वह व्यक्ति चुनाव में आया है, उसको पूरा करने की। और श्रेया जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, वेल एजुकेटेड है, एनर्जेटिक है और काम करने के लिए आई हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि श्रेया जी इस गोंडा में 75 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ है, अगर वो लोकसभा से चुन करके सदन में जाती हैं, तो 75 वर्षों में जो कार्य गोंडा में नहीं हुआ है, वो कार्य श्रेया जी करेंगी। बाहरी होने का जो तमगा आप बता रहे हैं, उसको किस तरह आप देख रहे हैं? और उसके बाद नाम है श्रेया वर्मा, लेकिन कही जाती हैं कि उनके दादा केवल शिलान्यास मंत्री थे, हालांकि सांसद भी रहे एक बार गोंडा से, और आप बाहरी की भी बात कर रहे हैं। देखिए बाहरी और इनमें अंतर क्या है, ये हमारे एकदम बगल के जनपद की बेटी है। हमारे यहाँ से इनके बाबा रह चुके हैं लोकसभा के सदस्य। कैसरगंज लोकसभा सदस्य जो क्षेत्र जो अभी गोंडा जनपद की क्षेत्र है, वहाँ से 4 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, बेनी प्रसाद बाबू ने। तो ये हमारे घर की बेटी है, बाहर की नहीं है। और बाहर का तात्पर्य है कि 2-250 किलोमीटर या दूसरे प्रदेशों से या जो है लगभग 300-400 किलोमीटर दूर से व्यक्ति को आप ला करके यहाँ पर लड़ा दें, जिनके पास पहुँचना स्थानीय लोगों को मुश्किल हो, जिनके पास जाना स्थानीय मिलना स्थानीय लोगों को मुश्किल हो, जो केवल दिल्ली में रहते हों, गोंडा में ना आते हो। यहाँ श्रेया जी का घर बाराबंकी यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है। अगर हम अपने गोंडा से जोड़ें तो बभनान की दूरी भी उतनी है जितनी दूरी में श्रेया जी का घर है और यहाँ पर भी उनका आवास है। वो अपने पूरी व्यवस्थाओं के साथ चुनाव लड़ रही हैं और जीतने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि श्रेया जी हमारे गोंडा जनपद के युवाओं, बच्चे, किसानों, बूढ़े, बुजुर्गों इन सब के लिए एक बड़ी रूपरेखा लेकर के उनके मन में एक खाका है जिस पर वो काम करके हमारे यहाँ चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, इंडस्ट्रीज हो, इस पर काम करके युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगी। युवाओं के लिए हमारे यहाँ जो नए संसाधन उनके टेक्निकल नॉलेज के लिए है, उसके लिए काम करेंगी जिससे हमारे यहाँ के युवा पढ़ लिख करके अलग-अलग जगह विभिन्न कंपनियों में बड़े-बड़े पदों तक पहुँचे। इससे हटकर एक बात करते हैं विनोद जी कि हम बात चूंकि कैसरगंज लोकसभा की कर रहे हैं और कैसरगंज लोकसभा में ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं। ऐसे में आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक हैं, 3-3 बार के वो विधायक रह चुके हैं, बैजनाथ दुबे जी, वो भी टिकट मांग रहे हैं कैसरगंज लोकसभा से। किस तरह देखते हैं अगर उनको पार्टी ने, चूंकि वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के और पूर्व विधायक भी हैं, तो अगर आला कमान उनको उनके ऊपर विश्वास जताता है तो क्या स्टैंड होगा फिर विनोद कुमार शुक्ला का? मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही होने के नाते इस सीट पर पूरी मेहनत करके केवल कैसरगंज ही नहीं, कैसरगंज, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती चारों सीटों पर देवीपाटन मंडल की पूरी मेहनत के साथ मैं काम करूंगा और कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये चारों की चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके अखिलेश यादव जी के झोली में दे और अखिलेश यादव जी को मजबूत करे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करे, जिससे संसद में, सदन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की समस्याओं को मजबूती से उठाकर खासतौर पर हमारे देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे जो जिले पिछड़े रह गए हैं, उन जिलों को विकास की धारा से जोड़ करके हम सबको एक नई दिशा दिखाएंगे, हम सबको एक नई धारा दिखाएंगे। इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, चाहे बैद्यनाथ दुबे जी को टिकट मिलता हो, चाहे किसी को भी मिलता हो, हर प्रत्याशी के लिए विनोद कुमार शुक्ला एक कार्यकर्ता के रूप में खड़ा और तैयार नजर आएगा। मतलब कि इस बार पार्टी नहीं बदली जाएगी, जो कि ये तीसरी बार बदली गई, अब पार्टी नहीं बदली जाएगी। देखिए पार्टी बदलना आज भारतवर्ष में
पार्टी बदलने का तो रोज खेल बड़े बड़े नेता खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिसको आज कहते हैं कि भ्रष्टाचारी है, कल उसको लाते हैं अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं और अगले दिन ही उसको टिकट भी दे देते हैं। चाहे कोलगेट घोटाले में रहे नवीन जिंदल हो, चाहे तुरंत उप मुख्यमंत्री बना दिए गए महाराष्ट्र में अजित पवार जी हों, चाहे पहले कांग्रेस के समय में जिनके ऊपर घोटालों का आरोप रहा ऐसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हो, तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचार जिनके ऊपर में भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाती है, उन्हीं को अगले दिन अपने पार्टी में लेकर के एक दिन मोदी जी कहते हैं कि मैं गारंटी हूं भ्रष्टाचार नहीं होने का, और अगले दिन उसी भ्रष्टाचारी को ला करके अपने यहाँ टिकट दे देते हैं। ये तो जनता देख रही है कि जिन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 2014 में मोदी जी को जनता ने वोट दिया था, उसी भ्रष्टाचार का बढ़ावा इतना है कि हर चीज़ों की कीमत बढ़ गई, चाहे वो अनाज हो, तेल हो, गैस हो, हर एजुकेशंस हो, दवाइयाँ हो, अस्पतालों के खर्चे हो, हर चीज़ इतने दुगने हो गए हैं। मतलब मोटरसाइकिल जो हमने 7 साल पहले, 8 साल पहले 35,000, 40,000 में खरीदी थी, वो मोटरसाइकिल आज 80,000, 1 लाख रुपए की हो गई है। पेट्रोल की कीमत में 30% से ज़्यादा का इजाफा है। ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है जिसको आपके अनुसार कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में डालती है तो सभी साफ हो जाते हैं, वो कौन सा डिटर्जेंट है? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब आई थी चुनाव में 2014 में, तो पार्टी विथ अ डिफरेंस का नारा दे करके आई थी। लेकिन पार्टी विथ अ डिफरेंस की करप्शन को खत्म करेगी। लेकिन यह पार्टी ऐसे करप्शन में लिप्त हुई कि इसने सदन में बैठ करके इलेक्टोरल बॉन्ड पास कर लिया, जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जरिया बना। सदन में जो बिल पास हुआ, इसमें उन्हीं लोगों ने चंदा दिया जिनको दूसरे दिन कोई ठेका मिला हो या कुछ दिन पहले उनके यहाँ ईडी के छापे पड़े हो। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की वो मशीन ये तैयार किए, जिसको सदन में पास किए, और उस मशीन में से जो प्रोडक्ट निकला वो ईडी, सीबीआई इसके नाम का डिटर्जेंट है। इस डिटर्जेंट को डाल करके और उस व्यक्ति को उसमें डाल देते हैं और उसको तुरंत धुलाई करके और नए रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर देते हैं। नीट एंड क्लीन बीजेपी प्रत्याशी बना देते हैं उसे। विनोद जी, अभी कैसरगंज लोकसभा पर गोंडा लोकसभा में तो चीजें क्लियर हो गई, प्रत्याशी आ गए हैं दोनों तरफ से। कैसरगंज लोकसभा में ना तो भारतीय जनता पार्टी ने पत्ते खोले हैं अभी, 20 मई को मतदान भी होना है, और इंडिया अलायंस के तहत आपकी समाजवादी पार्टी ने भी कोई पत्ता यहाँ पर नहीं खोला है। मान लेते हैं कि मौजूदा सांसद पर ही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताती है और बृजभूषण शरण सिंह को ही टिकट देती है और आपको टिकट मिल जाता है। तो कैसे देखेंगे चुनाव को? कितना इंटरेस्टेड रहेगा, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? चूंकि वो सांसद लगातार रहते चले आए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन 5 विधानसभाओं में, चाहे वो कटरा बाजार हो, चाहे वो तरबगंज हो, चाहे वो करनैलगंज हो, चाहे वो पयागपुर हो, चाहे वो कैसरगंज हो, इन 5 विधानसभाओं में कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हैं। और कार्यकर्ता ही नहीं, कार्यकर्ता के साथ जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं उनमें भी जोश है, और समाज में जो युवा वर्ग है खास तौर पर, और जो बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है, उनमें एक तरह का जोश है कि 2024 में हम यहाँ कैसरगंज से जो लोग हम वादा किए थे कि हम विकास देंगे, और विकास की जगह उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया, दबदबा दिया, विकास नहीं दिया है। ऐसा दबदबा दिया कि कैसरगंज की धरती दब गई। ऐसा दबदबा दिया कि नमामि गंगे के करोड़ों करोड़ रुपया चले गए, लेकिन हमारी सरयू नदी साफ नहीं हो पाई। सरयू नदी टीला बन गया। आप हमारे क्षेत्र में केवल और केवल पैसों के बंदरबाट हो रही है। किसान रात रात भर जग करके अपने फसलों की रखवाली कर रहे हैं। यहाँ जो अ, पशुओं के रखने के लिए जो गौशालाएं बनाई गई हैं, वहाँ पर संसाधन नहीं है, साधन नहीं है। कई जगह तो गौशालाएं बने ही नहीं। ऐसा भ्रष्टाचार का भेंट हमारे इस संसदीय क्षेत्र में चढ़ा है। आप जहाँ भी चले जाएं, रात को लोग एक्सीडेंट करके दुर्घटनाओं में युवा अपने प्राणों को खो रहे हैं, जो अपने परिवार के अकेला पैसा कमाने वाले व्यक्ति है, परिवार को चलाने वाला अकेला व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये जो छुट्टा जानवर है अचानक सड़कों में दौड़ जाते हैं, और मोटरसाइकिल से आ रहा है युवा डिसबैलेंस होकर गिरता है और दुर्घटना का शिकार होता है। आज जब सरकार कोई नियम बनाती है, किसी भी तरह की नियम बनाती है, तो नियम बनाते के साथ ही सरकार को यह सोचना भी उसकी उत्तरदायित्व होती है कि इस नियम से क्या
आने वाले समय में परेशानियां आएंगी, उसका खाका बना करके ही सरकार को नियमों को बनाना चाहिए। सरकार ने नियम बनाए, सरकार ने गौशाला बनाई, गौशालाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, गौशालाओं में देख रेख ठीक से होनी चाहिए। जो छुट्टा जानवर हैं इनको पकड़ने के लिए जो पशु विभाग है, पशु विभाग की व्यवस्था होनी चाहिए कि छुट्टा जानवर ना रहें। और पहले ये जानवर शुक्ला जी जाते कहाँ थे? पहले ये जानवर इसी समाज में, पहले लोग बैलों के रूप में उसका उपयोग लेते थे, बैलगाड़ी चलती थी, हल जोते जाते थे, इन सभी रूपों में यहाँ पर उपयोग होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ट्रैक्टर्स ने उन जगह ले लिया बैलों का, बछड़ों का, तो धीरे धीरे करके जब सरकार ने नियम बनाया उसके बाद में बहुत लोग हैं जो आज भी अपने घरों में उसको बांध करके जीवन यापन तक सेवा करते हैं। और बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम निकल गया तो छुट्टे जानवरों को रास्ते में छोड़ दिए। अंततः नुकसान होता है जनता की, लेकिन जब जनता नहीं मान रही तो सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे जो व्यक्ति छुट्टा जानवरों को नहीं छोड़ा है उसके तो फसल बच जाए। वो तो बेचारा गरीब जो मेहनत से रात रात भर रखवाली किया, पूरे 3 महीना की फसल की, एक दिन की चूक में उसका फसल खत्म हो जाता है। ठीक है, छुट्टा जानवर की बात हो गई। आपके मैंने पहले भी बयान सुने हैं, अभी आपने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए मौजूदा सांसद पर। आप उन पर एक परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस समय आप उस पार्टी के सिपाही हैं जिसमें तो परिवारवाद, भाई भतीजावाद, चाचावाद तो ये पहले से चला होता चला आ रहा है। इसको कैसे देखेंगे? देखिए, परिवारवाद के मैं खिलाफ हूँ हमेशा से। और हमारे इस परिवारवाद का अर्थ क्या होता है? 2 तरह का परिवारवाद होता है। एक होता है कि आप सेवा कर रहे हैं, तो सेवा दिखता है। आप इस गोंडा से पत्रकार हैं, आपकी भी जीवन आज 27, 28, 30 साल आयु हुई है इसी गोंडा जनपद में। क्या कहता है लोकतंत्र? लोकतंत्र कहता है बदलाव। लोकतंत्र कहता है कि जो कार्यकर्ता हैं उनको अवसर मिले। लोकतंत्र कहता है, भारतीय जनता पार्टी पार्टी कहती है कि कार्यकर्ता को अवसर मिले। तो आज अगर सांसद जी को नहीं मिलता है टिकट, माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी को मान लीजिए मिलता है या नहीं मिलता, उनकी पार्टी का विषय है, नहीं मिलता, तो क्या इस पूरे 5 विधानसभाओं में कोई विधायक उनका लोकसभा चुनाव लड़ने लायक नहीं? इन 5 विधानसभाओं में उनका कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने लायक नहीं है? परिवारवाद इसे कहते हैं कि कार्यकर्ता केवल दरी बिछाए, कार्यकर्ता केवल झंडा उठा के जिंदाबाद करता रहे, और यही एक ही परिवार इस गोंडा में, इस कैसरगंज में सालों साल तक शासन करे। और शासन क्या कि विकास की एक भी रेखा नहीं खींची जाती है। न अस्पताल होते हैं, न यहाँ पर स्कूल होते हैं, न यहाँ पर कॉलेज होते हैं, न यहाँ फैक्ट्रियां होती हैं, न यहाँ नौकरियां होती है, न रेलगाड़ियों की व्यवस्था होती है, न सरकारी बसों की व्यवस्था होती है। यहाँ लोग भगवान भरोसे, इस कैसरगंज और इस गोंडा संसदीय क्षेत्र में लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं इन्हीं परिवारों के चलते। इसलिए ये परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है और इस परिवारवाद के मैं खिलाफ हूँ। रही बात आपने जो हमारी पार्टी का बात किया है, हमारी पार्टी जहां जहां काम की है, अगर परिवार के लोग लड़े हैं, आप वहां का विकास जाकर के देख लीजिए। अगर डिम्पल यादव जी कन्नौज से थी तो वहां का विकास देख लीजिए। आप उनके परिवार के और सदस्य, अगर सैफई से मुलायम सिंह जी थे या उनका परिवार था, तो आप देखिए सैफई कितना विकसित है। मैं तो चाहता हूं कि जैसे सैफई को विकसित किया मुलायम सिंह जी ने, हमारे ये गोंडा सांसद, कैसरगंज सांसद हमारे इस गोंडा संसदीय क्षेत्र और कैसरगंज संसदीय क्षेत्र को विकसित करते, तो आगे हम लोग भी इनके परिवार को ढोते। लेकिन जब इन्होंने ही विकास नहीं किया तो इनके परिवार आगे किस विकास की दुहाई देगी? एक सबसे बड़ी बात आती है, अक्सर आप ही के पार्टी के कुछ नेता होते हैं वंदे मातरम को लेकर, राष्ट्रगान को लेकर, राम मंदिर को लेकर, जो उनके विरोध होते रहते हैं, जिसका वो उल्टा बयान देते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। अगर हम बात करें पर्सनली विनोद कुमार शुक्ला की पार्टी लाइन से हटकर, तो आपकी क्या राय होती है इस पर? देखिए, मैं भगवान का भक्त हूँ। भगवान राम कण-कण में बसे हैं, मेरे दिल में बसे हैं, मेरे हृदय में बसे हैं। मैं ही नहीं, मेरी पार्टी में भी कहीं विरोध नहीं होता है। राम आस्था का केंद्र हैं, भगवान हमारे दिल में बचपन से बसे हैं। हमने जब से जन्म लिया तब से राम का नाम लिया जाता है, और जब हम इस संसार को छोड़ के जाएँगे तो भी राम का नाम लेकर के ही संसार को छोड़ के जाएँगे। कण-कण में राम है, हर स्थान पे राम है। राम से ही जीवन है, राम से ही हम हैं, राम से ही आप हैं, राम से ही सृष्टि है। तो फिर आपके पार्टी के लोग न्योता पाने के बाद भी राम मंदिर क्यों नहीं गए? राम मंदिर का न्योता देने वाले हैं कौन? भगवान के मंदिर का न्योता कौन दे रहा है? भगवान के मंदिर को जाने के लिए आज तक न्योता की जरूरत नहीं हुई।
एक आम आदमी जिस मंदिर में उसके उद्घाटन के दिन ना जा सका, आम तो छोड़ दीजिए, एक आदिवासी महिला जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया वहाँ पर। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की राजनीति इस देश में हो रही है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के आसन तक भी पहुँच गए हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। और जो किसान है, जो गरीब है, जो राम मंदिर के आंदोलन में 2-4 व्यक्ति नहीं थे, राम मंदिर के आंदोलन में लाखों-लाख व्यक्ति थे। तो उन लाखों व्यक्ति को नहीं बुला करके फ़िल्मी हस्तियों को बुलाया गया, ऐसे-ऐसे लोगों को बुलाया गया जो गोमांस का सेवन करते हैं, जो शराब, मदिरा और हर तरह के नशे में लत रहते हैं, उन लोगों को वहाँ पर ला करके और उनको आसन पर बैठाया गया और हमारे शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, केवल इसलिए क्योंकि शंकराचार्य ने सही बात कही थी। जो भी उन्होंने शास्त्र संगत बातें थी, वो उन्होंने कहा था, तो उनको नहीं बुलाया गया। वहाँ हीरोइनें बुलाई गई, हीरो बुलाए गए, नशेड़ियों को बुलाया गया, शराबियों को बुलाया गया, भक्तों को नहीं बुलाया गया। लाखों लाख भक्त, लाखों लाख नहीं करोड़ों कार सेवक थे राम मंदिर आंदोलन में, तो उन करोड़ों को बुलाया जाता तो समझ में आता। और बुलाने वाले कोई एक व्यक्ति कौन होता है? मंदिर का मालिक है कोई क्या? ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये राम भगवान का दरबार है। यहाँ पर हर व्यक्ति को आने का अधिकार था उस दिन, कि हर व्यक्ति आ सकता था, रामलला के दर्शन कर सकता था। मैं तो अभी तक 5 बार जा चुका हूँ और अपनी जीवन में लगभग पचासों बार मैं राम भगवान की मंदिर, जो पुरानी मंदिर थी उसका जहाँ आसन था, वहाँ दर्शन किया हूँ। हनुमानगढ़ी का दर्शन किया हूँ, नए मंदिर का 5 बार दर्शन कर चुका हूँ। राम भगवान जब-जब मुझे बुलाएँगे, जिसको बुलाएँगे, वो अपने आप खींचा चला आएगा भगवान के दरबार में। राम सबके हैं, सब राम के हैं। एक आखिरी सवाल, अगर आप सांसद बनते हैं तो वो कौन-कौन से प्रमुख कार्य होंगे जिसको आप कैसरगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र में करना चाहेंगे? प्रमुख। सबसे पहला तो ऐसा सांसद बनना चाहूँगा कि मुझ तक हर जनता पहुँच सके, हर गरीब पहुँच सके, हर युवा पहुँच सके, हर बुजुर्ग पहुँच सके। मुझ तक पहुँचने के लिए किसी को कोई सीढ़ी न लगाना पड़े या किसी की सिफ़ारिश न लगाना पड़े। दूसरा, इस क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा पर इतना काम करेंगे कि हम मेरे क्षेत्र का हर लड़का, हर युवा शिक्षित होगा और इतना शिक्षित होगा कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में हमारे क्षेत्र के लड़के काम करेंगे। बड़े-बड़े जो उद्योग घराने हैं, उनमें हमारे इस गाँव, हमारे इस क्षेत्र, हमारे इस कैसरगंज, गोंडा जनपद, बहराइच जनपद के बच्चे अच्छे-अच्छे पदों तक जाएँगे। सरकार की अच्छे-अच्छे संस्थानों में हमारे यहाँ के युवा पढ़ लिख करके वहाँ कार्यरत होंगे। वो हमारे यहाँ के युवा इस देश के निर्माण में कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईआरएस, कोई डॉक्टर, कोई जज, कोई वकील बन कर के देश से इतनी अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करूँगा। इसके बाद जो सबसे पहले व्यवस्था करूँगा, वो है अस्पताल की। एक ऐसा अस्पताल हमारे यहाँ बने जो एम्स के स्तरीय हो, जहाँ पर हमारे यहाँ गरीबों की मुफ्त में इलाज हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट, बड़े से बड़े रोग, छोटे रोग तो छोड़ दीजिए, इन सारे रोगों की चिकित्सा व्यवस्था हमारे यहाँ हो पाए, फ्री में चिकित्सा व्यवस्था मिले, फ्री की दवाई मिले, डॉक्टर्स 24 घंटे अवेलेबल हो, दवाइयों में कमीशनबाजी ना हो, डॉक्टर यहाँ पर इलाज करने के लिए कहीं अलग से पैसे ना माँगे, ऐसी व्यवस्था हो। और तीसरा, हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना है, जिसमें एक तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएँ, जहाँ पर हज़ारों हज़ार युवाओं को नौकरी मिले। इसके अलावा ऐसा एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्षेत्र ज़ोन बनाया जाए, जहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़, छोटे-छोटे इंडस्ट्रीज़ आएँ। लोगों को वहाँ पर चाहे सरकार के द्वारा बिजली फ्री दी जाए, उनको लोन दिया जाए युवाओं को, और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमारे यहीं पर फैक्ट्रियाँ छोटी-छोटी लगा करके लोग अपने जीविका को चलाएँ और हज़ारों हज़ार लोगों को नौकरी दें। हमारा ये क्षेत्र शिक्षित गोंडा, शिक्षित देवीपाटन मंडल, शिक्षित बहराइच, समृद्ध बहराइच, गोंडा और देवीपाटन मंडल, समृद्ध देवीपाटन मंडल और स्वस्थ देवीपाटन मंडल के एजेंडा के साथ में मैं काम करने के लिए तत्पर रहूँगा। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। किसानों को मेरे ख़्याल से बिजली मुफ़्त मिलनी चाहिए। मेरे ख़्याल से किसानों को जो ऋण मिले उसमें ब्याज नहीं लगना चाहिए। मेरे ख़्याल से ये जो छुट्टा जानवर है, इनकी तुरंत व्यवस्था सरकार को अपने संसाधन बनाकर, और गौशाला ज़रूरत है, और गौशाला खोले। सरकार के पास असीमित संसाधन है, सरकार इसकी व्यवस्थाएँ कर सकती है। प्राइमरी स्कूल्स हर जगह गाँव-गाँव तक पहुँचे, गाँव-गाँव तक स्वास्थ्य की जो और हमारी जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है और दूसरे स्वास्थ्य केंद्र है, ये गाँव-गाँव तक पहुँचे कि जन-जन तक हमारे यहाँ एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था पहुँचे कि हमारा ये गोंडा बहुत स्वस्थ गोंडा बने। तो ये थे हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं।
ये दावेदारी कैसरगंज लोकसभा सीट से कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं। आला कमान इनके ऊपर हो सकता है विश्वास भी जताए, चूंकि इन्होंने कटरा विधानसभा की पहले भी राजनीति की है। इसके साथ ही इन्होंने मौजूदा सांसद पर भी तमाम आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ ये भी इन्होंने बताया। साथ ही साथ इन्होंने राम मंदिर पर भी बताया कि राम के हम तो भक्त हैं, लेकिन राम का न्योता कोई देने वाला एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसके साथ ही इन्होंने विश्वविद्यालय के अन्य मुद्दे भी बताए और साथ ही ये भी बताया कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है और ये सांसद बनते हैं तो इनके क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिसको ये सबसे पहले कैसरगंज लोकसभा की जनता को देना चाहेंगे। तो लोकसभा 2024 के चुनाव को कि हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या चर्चाएं होंगी, जनता नेता किस मुद्दे को लेकर जनता वोट करेगी और नेता चुनाव लड़ेंगे। देखते रहिए, बने रहिए गोंडा पोस्ट के साथ।